Good afternoon, guys. Today we will study the theme 9 Industrial Revolution of World History, class 11. Okay. Now, what was the background of Industrial Revolution? तो देखो, ये बैकग्राउंड में ही आएगा वाई ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सारा पॉइंट लिखना है, बैकग्राउंड भी लिखना है और ये सारा पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। इंग्लिश ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ जिसके कारण एंक्लोजर मूवमेंट हुआ। एंक्लोजर मूवमेंट क्या होता है? एंक्लोजर मूवमेंट मतलब जितने लोग के पास लैंड था ना, पहले कैसे थे, कम्युनिटी लेवल पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, मिलजुल के लोग एग्रीकल्चर करते थे। बट एंक्लोजर मूवमेंट में क्या हुआ, लोग लैंड को बांटने लगे और प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट कर दिए। मतलब लैंड को बांट के वो मेरा लैंड हो गया, ऐसे करके अपने अपने लैंड को अपने अपने पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो वो हो गया एंक्लोजर मूवमेंट। और जिसके कारण अब लैंड प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोगों के पास और लोग अपने लैंड को कल्टीवेट करना चालू किए, जिसके कारण एग्रीकल्चर में बूम आया इंग्लैंड में। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर और बैकग्राउंड में कमर्शियल रेवोल्यूशन आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 से 750 तक के बीच में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी इसके बीच में था, 1500 से 750 के बीच में ही था। वैसे ही कमर्शियल रिवोल्यूशन भी 1500 से 1750 के बीच में आया। कमर्शियल रिवोल्यूशन क्या है? कमर्शियल मतलब वर्ड समझ में आ रहा है कि ट्रेड से रिलेटेड है। तो देखो ट्रेड हुआ 3 जगह, यूरोप से अमेरिका और अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप। तो तीनों जगह ट्रेड होता था। ठीक है, यूरोप अपना फिनिश गुड प्रोडक्ट बेचता था, अमेरिका से अफ्रीका से स्लेव मंगाता था यूरोप, फिर अमेरिका से पोटैटो चीले लेके जाता था यूरोप। तो ऐसे पूरा ट्रेड हुआ, अटलांटिक में पूरा ट्रेड हुआ। उसका भी यूरोप से एशिया, इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ, जिसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट ट्रेड, और एक ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ। तो उस टाइम इसके कारण जो कमर्शियल रिवोल्यूशन है वो भी बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था यूरोप में। उसका मर्केंटलिज्म भी आया था यूरोप में, जिसके कारण वैलेट सिस्टम बहुत प्रमोट हुआ उस टाइम। वैलेट सिस्टम क्या होता है? वैलेट सिस्टम ये होता है कि जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, जो मर्चेंट लोग थे, उन लोग क्या करते थे कि ट्रेड गिल्ड जो होता था बीच मिडल मैन को, उनको उनसे काम नहीं करवाते थे। वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो है, मर्चेंट अपना रॉ मटेरियल किसको दे रहा है? रूरल हाउस होल्ड को दे रहा है, और रूरल हाउस होल्ड उसको फिनिश गुड बना के मर्चेंट को दे रहा है, और मर्चेंट बेच दे रहा है मार्केट में। तो इसमें मिडल मैन का रोल ही हटा दिया वर्लेक सिस्टम में। ठीक है, तो ये मर्केंटलिज्म, तो वर्लेक सिस्टम समझ गए। एक मर्चेंट है, वो अपना रॉ मटेरियल रूरल हाउस होल्ड को दे रहा है, और रूरल हाउस होल्ड वाला, गांव वाला, उसको फिनिश गुड बना के फिर मर्चेंट को दे रहा है, मर्चेंट उसको बेच दे रहा है। तो वर्लेक सिस्टम बहुत, इसको पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं, और ये बहुत ही एक्सपांड हुआ था यूरोप में मर्केंटलिज्म टाइम। और मर्केंटलिज्म सारा ये सब 1500 से 1750 के बीच में चल रहा है। और इसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1780 से 1850 के बीच में। और डेट सब याद रखना है, ठीक है? नहीं तो फिर हम लोग को पता नहीं चलता, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया, मर्केंटलिज्म कब आया। तो ये सब डेट पता रहेगा तब हम लोग को थोड़ा सा सहूलियत रहता है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट टाइम कौन यूज किया? तो जॉर्ज मिचेलेट, वो फ्रांस के थे। उसके बाद भी फ्रेडरिक जो जर्मनी के थे, उसका टॉयबी जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में यूज किया था टॉयबी फर्स्ट टाइम। फिर फ्रांस में और जर्मनी में अलग अलग पर्सन थे। ब्रिटेन ही क्यों? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में क्यों हुआ? तो अभी मैं बताया, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, कमर्शियल रिवोल्यूशन, मर्केंटलिज्म, ये सब यूरोप में ही हुआ, और यूरोप में भी इंग्लैंड में ही हुआ ये सब सबसे पहला। और क्या रीजन है? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब? 17th सेंचुरी से, क्योंकि इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन था वो इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिलके अंडर एक सिंगल
में सिंगल मोनार्की रूल करता था उसमें। और उसके कारण क्या हुआ, वहां पे कॉमन लॉ बना, सिंगल करेंसी आया, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, और मार्केट मिला उनको, कॉमन मार्केट मिला। ठीक है, उसके बाद मनी का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो इंक्रीज हो गया था ग्रेट ब्रिटेन में। उसका सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड हैज शिफ्टेड फ्रॉम द, अब देखो जो ग्लोबल ट्रेड था पहले कहां था, मेडिटेरियन पे था, मेडिटेरियन पोर्ट पे था। कहां पे था, मेडिटेरियन पोर्ट ऑफ इटलियन फ्रांस में था। अब ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, एटलांटिक पोर्ट ऑफ हॉलैंड एंड द ब्रिटेन। पहले ट्रेड कहां से होता था, हम लोग ने पढ़ा था अरब के टाइम, रोमन एम्पायर के टाइम ट्रेड कहां से होता, मेडिटेरियन सी से, रेड सी से होता था। अब कहां से होगा, अब होगा हॉलैंड से, नीदरलैंड से होगा, और ग्रेट ब्रिटेन से होगा, इंग्लिश चैनल के थ्रू होगा। तो जो ट्रेड है वो शिफ्ट कर गया मेडिटेरियन पोर्ट ऑफ इटली फ्रांस से अटलांटिक पोर्ट ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन। उसका फिर लंदन में बैंक ऑफ लंदन बनाया गया, जिसको बैंक ऑफ इंग्लैंड में बैंक ऑफ लंदन बनाया गया। फिर लंदन रिप्लेस द एम्स्टरडेम एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जिसको लोन चाहिए तो उसको अब लंदन लेगा लोन। ठीक है, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड इन 1694 बनाया गया, जिसके कारण लंदन में 100 बैंक बन गए 1820 में। 1820 में 100 बैंक बन गया, और 600 बैंक इन प्रोविंशियल स्टेट में। ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट में 600 बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1820 आते आते। अब फर्स्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड कब बना था, 1694 में। अब उसका कोल एंड आयरन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोल एंड आयरन। ठीक है, इसमें इंडस्ट्री में बूम आया। देखो पहले तो इन लोग आयरन कैसे बनाते थे, तो पहले आयरन कैसे बनाते थे, चारकोल का यूज करके। और चारकोल कहां से मिलता था, टिम्बर, जो टिम्बर ट्री है उसको जला के लोग चारकोल बनाते थे, और उसको स्मेल्टिंग में यूज करते थे, जिससे आयरन बनता था। बट ये आयरन जो था ना वो बैड क्वालिटी का था। ठीक है, सो चारकोल फ्रॉम द burnt timber was used for the smelting process, from which the iron was extracted but of impurities quality। और जिसके कारण डिफोरेस्टेशन भी हो रहा था, क्योंकि टिम्बर का यूज करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे तो फॉरेस्ट में डिफोरेस्टेशन भी होगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैमिली है इंग्लैंड में जिसका नाम है डार्ब ऑफ शॉप्शायर। क्या, डार्बीस ऑफ शॉप्शायर, डार्बीस ऑफ शॉप्शायर, जिसको बोलते हैं हम अब्राहम डार्बी, अब्राहम डार्बी। ठीक है, तो ये डार्बीस ऑफ शॉप्शायर है ना, शॉप्शायर जगह है, तो डार्बीस ऑफ शॉप्शायर, अब्राहम डार्बी का जो 3 जनरेशन था, उसके ग्रैंडफादर, 3 जनरेशन, उसके ग्रैंडफादर, उसके फादर, उसका सन, तीनों मिलके बहुत बड़ा मेटलर्जी इंडस्ट्री में इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया। तो वो तीनों हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखो फर्स्ट अब्राहम डार्बी, फर्स्ट अब्राहम डार्बी, फर्स्ट अब्राहम डार्बी ने क्या किया, जो चारकोल का यूज कर रहे थे ना, हम लोग चारकोल का यूज कर रहे थे ना पहले इंडस्ट्री में, अब ये चारकोल का यूज करना बंद करके क्या यूज करेगा, कोक का यूज करेगा, जो कि कोल से निकलता है। सो ब्लास्ट फर्नेस यूज कोक, कोक का यूज करेगा। ठीक है, चारकोल का यूज नहीं करेगा, कोक का यूज करेगा। सो ब्लास्ट फर्नेस में यूज द कोक, जो कि कहां से डिराइव हो रहा है, कोल से, डिराइव फ्रॉम द कोल, और बाय रिमूविंग द सल्फर एंड द इम्प्योरिटीज, तो जिसके कारण को चारकोल का यूज नहीं करना पड़ा, और डिफोरेस्टेशन कम हो गया इंग्लैंड में। तो ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था। ठीक है, दूसरा जो सेकेंड डार्बी आया, सेकेंड डार्बी, सेकेंड डार्बी मतलब उसका फादर, तो ये उसका ग्रैंडफादर थे, और ये सेकेंड डार्बी मतलब उसका फादर। सेकेंड डार्बी ने क्या डेवलप किया, ड्रॉप आयरन, मतलब प्योर आयरन, प्योर आयरन, ड्रॉप आयरन मतलब प्योर आयरन, प्योर आयरन को डेवलप किया किससे, पिग आयरन से। ठीक है, और इसका एक फ्रेंड था हेनरी कोट, हेनरी कोट, हेनरी कोट, वो डेवलप किया था पडलिंग फर्नेस। पडलिंग फर्नेस क्या करता था, जो आयरन में जो इम्प्योरिटीज रहता था ना उसको निकाल लेता था, तो पडलिंग फर्नेस डेवलप किया था। एंड रोलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स मतलब आयरन को रोल करना, आयरन को एक तरीके से रोल करना, इस तरीके का मशीन इसने डेवलप किया था। कौन, हेनरी कोट्स। ठीक है, उसका थर्ड
थर्ड अब्राहम डार्विन ने क्या किया था 1779 में बनाया था क्या आयरन ब्रिज, फर्स्ट आयरन ब्रिज बना था पूरे वर्ल्ड का। तो फर्स्ट आयरन ब्रिज बना था कहाँ पे, कोलब्रुक में, कोलब्रुक में, कहाँ पे, कोलब्रुक में, कहाँ पे, कोलब्रुक में, कोलब्रुक में, कोलब्रुक में, और रिवर रिवर सेवन के यहाँ पे, ठीक है, कोलब्रुक में। उसके बाद फिर देखो 1820 में, 1820 में 1 टन ऑफ पिग आयरन बनाना है तो 8 टन ऑफ कोल लगता था। लेकिन वही 1850 में, 1850 में अगर 1 टन ऑफ पिग आयरन बनाना है तो सिर्फ 2 टन ऑफ कोल लगता था। तो बताओ कितना बड़ा चेंजेस आया। 1820 में 1 टन ऑफ पिग आयरन बनाना है तो 8 टन ऑफ कोल लग रहा है, और 1850 में 1 टन ऑफ पिग आयरन बनाना है तो 2 टन ऑफ कोल लग रहा है। सो कॉटन स्पिन एंड वीविंग। इसके बाद नेक्स्ट है कॉटन स्पिन वीविंग। देखो कॉटन स्पिन वीविंग का समझो, तो कॉटन है, कॉटन से हम लोग स्पिन करके एक थ्रेड बनाते हैं और वो थ्रेड को वीव करके फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो जो कॉटन तो मिल गया आराम से, लेकिन उसको जो स्पिन कर रहा है कोई, स्पिन और वीविंग कर रहा है, तो जो वीविंग तो एक पर्सन फटाफट वीविंग कर देगा, लेकिन इस प्रॉब्लम क्या था स्पिनिंग का, क्योंकि अगर एक वीवर है, जैसे मैं वीविंग कर रहा हूं और मेरे को बिजी रखने के लिए, तो मेरे को कितने स्पिनर चाहिए, स्पिनिंग जो स्पिनिंग करने वाले 10 स्पिनिंग अगर पूरा दिन काम करेंगे ना, तब जाके एक वीवर को वो बिजी रख पाएंगे। इतना हालत खराब था इंग्लैंड में। तो धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ और वीविंग को स्पिनिंग को फास्ट किया गया ताकि वीवर आइडियल ना बैठे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इन्वेंशन हुआ फ्लाइंग सेटल का, फ्लाइंग सेटल लूम। किसको, कौन इन्वेंशन किया था, जॉन के। और इसमें जितना नाम है सब याद रखना है। फ्लाइंग सेटल लूम जॉन के, ज्यादा यार्न किया, मोर यार्न टू वीन, मतलब ये स्पिन ज्यादा किया, यार्न ज्यादा बनाया ताकि वीविंग कर पाए, ठीक है, वीवर वीविंग कर पाए। उसका फिर स्पिनिंग जेनी, कौन बनाया स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारगिव। ये और सिंगल पर्सन वुड स्पिन सेवरल थ्रेड ऑफ यार्न, ठीक है। और वाटर फ्रेम बनाया रिचर्ड अर्कराइट। उसके बाद फिर द मूल, ये मशीन बनाया किसने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जो स्पिन क्या करता था, स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, ठीक है। और पावर लूम बनाया कौन, एडमंड कार्टराइट। उसके बाद स्टीम पावर, अब स्टीम पावर में भी थॉमस सैवेरी था, थॉमस सैवेरी, और इसने स्टीम इंजन बनाया जिसको बोलते हैं माइनर फ्रैंड, ठीक है। माइनर मतलब जो माइन में काम करने वाले ना, उसका फ्रैंड है स्टीम इंजन, क्योंकि ये क्या करता था, ये माइन को ड्रेन करता था, ठीक है। माइन में अगर पानी है कुछ है तो वहां पे पंपिंग से पानी निकाल के फेंक देता था, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया माइनस फ्रैंड। लेकिन ये अंडर हाई प्रेशर ना इसका बॉयलर ब्रस्ट हो जाता था, जो मशीन खराब हो जाता था ये। तो इसमें भी एक डिफेक्ट था। थॉमस सैवेरी स्टीम इंजन जो जनरेट किया था, उसका थॉमस न्यूकोमैन भी एक स्टीम इंजन बनाया था, बट ये एनर्जी को ज्यादा लूज करता था। उसके बाद जेम्स वॉट आया, इसने भी स्टीम इंजन बनाया और ये इसका स्टीम इंजन बहुत ही अच्छा था। तो ये सिर्फ पंप नहीं करता था, नॉट फ्रॉम बीइंग अ मिनी पंप इनटू, ये सिर्फ पंप नहीं करता था, ये प्राइम मूवर भी था। प्राइम मूवर मतलब इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन, मतलब मशीन को चलाने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जेम्स वॉट वाला इंजन। विद द हेल्प ऑफ द मैथ्यू बोल्टन, इसका फ्रेंड है मैथ्यू बोल्टन जेम्स वॉट का। इसने क्रिएटेड क्या किया, जेम्स वॉट ने क्या क्रिएट किया, विद द हेल्प ऑफ मैथ्यू बोल्टन, तो मैथ्यू बोल्टन की हेल्प से सोहो फाउंड्री को बनाया इन बिरहिंगम। और सोहो फाउंड्री में बहुत सारे इन लोग माइन से काम वाम करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैनाल और रेलवे इन ग्रेट ब्रिटेन, और फिर उसके हिसाब से उसका इफेक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूरोप में, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये है, ये नाम थोड़े याद रखना, जैसे फ्लाइंग सेटल लूम जो जॉन के है, फिर स्पिनिंग जेनी जॉन हारग्रीव है, उसका वाटर फ्रेम जॉन रिचार्ड आर्कराइट है, मूल सैमुअल क्रॉम्पटन है, पावर लूम एडमंड
कारराइट है, ये सब नाम याद रखना ही पड़ेगा। फिर थॉमस एवेरी, थॉमस न्यूकॉमन, जेम्स वॉट, ये सब नाम याद रखनी पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।